सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे धूल भरे रास्तों पर धीरे धीरे उतर रही थीं, मानो प्रकृति भी सुबह की शांति को तोड़ने से हिचक रही हो। हवा में एक ठंडी सिहरन थी जो बरगद के विशाल पेड़ की पत्तियों को हल्के से हिला रही थी। उस पेड़ के नीचे जहां गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाया करते थे, अब केवल सन्नाटा था। कहीं दूर गांव के छोटे से मंदिर से घंटियों की मधुर आवाज हवा में तैर रही थी, जो सुबह की नीरवता को और गहरा रही थी। यह था रमेश का गांव, एक ऐसा स्थान जहां समय जैसे ठहर सा गया था। हर दिन की शुरुआत एक अनकही शांति के साथ होती थी, जो गांव वालों के लिए अब एक आदत सी बन चुकी थी। लेकिन इस शांति में एक अनजानी उदासी भी थी, जो सालों से चले आ रहे सूखे की मार से उपजी थी। खेत बंजर हो चुके थे, तालाब सूख गए थे और बारिश की उम्मीद अब एक दूर का सपना बनकर रह गई थी। फिर भी इस उदासी के बीच रमेश, एक साधारण किसान, अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह किसी अनदेखी ताकत से प्रेरित हो। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, जो बरसों की निराशा के बावजूद नहीं बुझी थी। उसकी जेब में केवल कुछ सिक्के थे, जो उसकी मेहनत और गरीबी का सबूत थे। लेकिन रमेश का दिल अमीर था, उम्मीदों से, आस्था से और एक ऐसे विश्वास से जो पहाड़ों को भी हिला सकता था। हर सुबह रमेश अपने खेत के बीचों बीच जाकर रुकता। यह उसका पवित्र रिचुअल था। 14 मिनट की शांति। वह खड़ा होता, आंखें बंद करता और आसमान की ओर सिर उठाकर प्रकृति से कुछ कहना चाहता था। यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी, यह एक मौन संवाद था, जिसमें वह अपनी आशाओं, अपने दुखों और अपने सपनों को प्रकृति के सामने रखता था। उसके खेत, जो कभी हरे भरे थे, अब धूल और सूखी मिट्टी का ढेर बन चुके थे। फिर भी रमेश हर दिन ठीक 14 मिनट तक वहीं खड़ा रहता, न एक सेकंड कम न ज्यादा। यह समय उसके लिए एक तपस्या था, एक ऐसी साधना जो उसे हर सुबह जीने की ताकत देती थी। उसकी पत्नी सरिता उसे दूर से देखती। वह अपने झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी होकर रमेश को खेत में अकेला खड़ा देखती और मन ही मन सोचती, क्या यह शांति कभी तूफान लाएगी? सरिता का दिल रमेश की आस्था पर गर्व करता था, लेकिन उसका मन डरता भी था। क्या यह सब व्यर्थ था? क्या आसमान कभी उनकी पुकार सुनेगा? गांव के लोग रमेश की इस आदत को पागलपन कहते थे। रमेश फिर अपने खेत में आसमान ताकने गया। वे हंसते हुए कहते। कुछ लोग उसे ताने मारते तो कुछ उसकी हिम्मत की दाद देते, लेकिन रमेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी शांति में एक गहरी आस्था थी, जो उसे हर सुबह उसी खेत में खींच लाती थी। आज की सुबह भी वैसी ही थी। रमेश अपने खेत की ओर बढ़ा। उसके कदमों में वही पुरानी दृढ़ता थी। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी किरणें रमेश के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने अपने खेत के बीच में रुककर आंखें बंद कीं। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वह अपनी सांसों को गिन रहा था। 1, 2, 3। हर सांस के साथ वह प्रकृति के और करीब महसूस करता था। यह 14 मिनट का समय उसके लिए एक पवित्र यात्रा थी, जिसमें वह अपने अंदर की सारी आशंकाओं को शांत करता था। उसने अपने खेत की मिट्टी को छुआ, जो सूख कर पत्थर जैसी हो चुकी थी। फिर भी उस मिट्टी में उसे जीवन की गंध महसूस होती थी। वह जानता था कि यह मिट्टी फिर से हरे भरे खेतों में बदल सकती थी, अगर बारिश आ जाए। लेकिन बारिश आती नहीं थी। सालों से आसमान ने इस गांव पर मेहरबानी नहीं की थी। फिर भी रमेश का विश्वास डगमगाया नहीं था। उसकी शांति के 14 मिनट उसे एक योद्धा की तरह हर दिन लड़ने की ताकत देते थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, हवा में एक हल्की सी नमी महसूस हुई। यह कोई सामान्य हवा नहीं थी, इसमें बारिश की हल्की सी खुशबू थी। रमेश ने आसमान की ओर देखा। बादल नहीं थे, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह बारिश की शुरुआत है? उसने मन ही मन सोचा। या फिर यह उसका मन का वहम था? उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी शांति के 14 मिनट ने उसे हमेशा सिखाया था कि धैर्य का फल मीठा होता है। आज उसका दिल कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद यह शांति अब फल देने वाली थी। शायद यह 14 मिनट की शांति एक ऐसी बरसात लाने वाली थी, जो न केवल उसके खेतों को बल्कि पूरे गांव की तकदीर को बदल देगी।
रमेश ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और मन ही मन कहा, आजा बरसात, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था जो हवा में गूंज रही थी। गांव की शांति अब टूटने वाली थी और रमेश को यकीन था कि यह टूटन एक नई शुरुआत लाएगी। रमेश के गांव में बारिश का इंतजार अब केवल एक मौसम की चाहत नहीं रह गया था, यह हर किसी की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। बच्चे जो कभी खेतों में दौड़कर खेला करते थे, अब आसमान की ओर देखकर सवाल करते, क्या आज बारिश होगी? बूढ़े जो अपने जीवन में अनगिनत बरसातें देख चुके थे, अब तालाब के सूखे किनारों पर बैठकर पुरानी यादों में खो जाते। जवान जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, हर सुबह निराशा के साथ खेतों की ओर बढ़ते, यह जानते हुए कि उनकी मेहनत शायद फिर से बेकार जाएगी। सूखे ने गांव को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था और हर दिल में एक ही पुकार थी, बारिश। लेकिन रमेश का इंतजार कुछ अलग था। वह केवल बारिश का इंतजार नहीं कर रहा था, वह एक चमत्कार की उम्मीद में था। एक ऐसी घटना जो न केवल उसके खेतों को हरा कर दे, बल्कि गांव की सारी उदासी को धो दे। उसकी शांति के 14 मिनट जो अब गांव वालों के लिए एक कहानी बन चुके थे, किसी के लिए मजाक का विषय थे तो किसी के लिए प्रेरणा। गांव के चौराहे पर बैठे लोग अक्सर रमेश की बात करते, देखो रमेश फिर अपने खेत में आसमान ताकने गया, कुछ लोग हंसते हुए कहते। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी इस अटूट हिम्मत की दाद देते। वे कहते, रमेश का विश्वास पत्थर जैसा है, शायद उसकी प्रार्थना ही बारिश लाए। रमेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि उसकी शांति के 14 मिनट केवल एक आदत नहीं थे, वे उसकी आस्था का प्रतीक थे जो उसे हर दिन जीने की ताकत देता था। उस दिन जब रमेश अपने खेत से लौट रहा था, उसके कदमों में वही पुरानी दृढ़ता थी। सूरज अब सिर के ऊपर चमक रहा था और गर्मी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। रास्ते में गांव के सरपंच रामलाल ने उसे रोका। रामलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका गांव में बहुत सम्मान था। उनकी आवाज में एक मिश्रित भाव था, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा चिंता। रमेश, ये क्या पागलपन है? उन्होंने कहा। हर दिन खेत में खड़े होकर आसमान को ताकते हो, बारिश तो भगवान की मर्जी से आएगी, ये सब करने से क्या फायदा? रमेश ने अपनी टूटी फूटी चप्पलों को जमीन पर ठोंका, धूल झाड़ी और फिर सरपंच की ओर देखकर मुस्कुराया। सरपंच जी, उसने शांत स्वर में कहा, मेरे 14 मिनट भगवान को याद दिलाते हैं कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यह मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि सरपंच एक पल के लिए चुप हो गए, फिर वे हंस पड़े। लेकिन उनकी हंसी में अब मजाक नहीं था, उसमें एक अनकहा सम्मान था। रमेश की बात उनके दिल में उतर गई थी। वे जानते थे कि रमेश कोई साधारण किसान नहीं था, उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शायद गांव की किस्मत बदल सकता था। उस रात गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रमेश और सरिता अपने छोटे से झोपड़े में बैठे थे। झोपड़े की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर रखी तिरपाल हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिल रही थी। सरिता ने चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए रमेश की ओर देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि बारिश आएगी? उसकी आवाज में एक मिश्रित भाव था, उम्मीद और डर का मिश्रण। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। नहीं सरिता, उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि बारिश से भी बड़ा कुछ आएगा। सरिता को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन रमेश की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि वह चुपचाप उसका साथ देने लगी। उसने रमेश का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसकी आस्था का हिस्सा बनना चाहती हो। रात गहराती गई और हवा में एक हल्की सी नमी महसूस होने लगी। रमेश ने अपने झोपड़े की छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। आसमान में तारे अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनकी जगह गहरे काले बादल ले रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह उस चमत्कार की शुरुआत थी जिसका उसे सालों से इंतजार था।
उसने सरिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जाओ सरिता, 7 करोड़ की बरसात आने वाली है। सरिता ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि रमेश की बातें कभी खाली नहीं जाती थीं। उसकी आस्था, उसका विश्वास और उसकी शांति के 14 मिनट में एक ऐसी ताकत थी जो असंभव को संभव कर सकती थी। रमेश ने खिड़की बंद की और सरिता के कंधे पर हाथ रखा। सो जाओ, उसने कहा, कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था और सरिता ने उस विश्वास को अपने दिल में समेट लिया। बाहर हवा अब और तेज हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट गांव के सन्नाटे को तोड़ रही थी। रमेश जानता था कि उसकी शांति के 14 मिनट अब फल देने वाले थे। सुबह होने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो गई। आसमान में गहरे काले बादल छा गए थे। हवा में बारिश की खुशबू थी। रमेश अपने खेत की ओर भागा और गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। यह पहली बार था जब गांव वालों ने उसके 14 मिनट की शांति को गंभीरता से लिया। रमेश खेत के बीच में खड़ा था और ठीक 14 मिनट बाद पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, तीसरी, और देखते देखते आसमान ने जैसे अपने सारे द्वार खोल दिए। बारिश की बौछारें शुरू हो गईं। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे नाच रहे थे, बूढ़े आंसुओं के साथ भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। लेकिन रमेश अभी भी शांत था। वह बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। तभी एक अजनबी जीप गांव में रुकी। उसमें से एक सूट बूट में सजा आदमी उतरा और रमेश की ओर बढ़ा। उसने रमेश से कहा, मैं एक कंपनी का प्रतिनिधि हूं। हमने सुना है कि इस गांव में एक किसान है जो कभी हार नहीं मानता। हम तुम्हारे खेतों को हरा भरा करने के लिए 7 करोड़ का निवेश करना चाहते हैं। गांव वाले स्तब्ध थे। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी शांति की जीत है। उसकी 14 मिनट की शांति ने न केवल बारिश लाई, बल्कि गांव की तकदीर बदलने वाली थी। अगले कुछ हफ्तों में रमेश के गांव में बदलाव की ऐसी लहर दौड़ पड़ी जैसे कोई सुप्त नदी अचानक जाग उठी हो। वह गांव जो कभी सूखे की मार से थरथराता था, अब जीवन और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा था। कंपनी जिसने रमेश के विश्वास और हिम्मत को देखकर निवेश का फैसला किया था, ने न केवल उसके खेतों को चुना, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली की नींव रखी। गहरे कुएं खोदे गए, ड्रिप इरिगेशन की पाइपें बिछाई गईं और खेतों में पानी की बूंदें फिर से मिट्टी को सींचने लगीं। यह पानी केवल खेतों को ही नहीं, बल्कि गांव वालों के सूखे दिलों को भी हरा कर रहा था। रमेश अब केवल एक साधारण किसान नहीं था, वह गांव का नायक बन चुका था। एक ऐसा शख्स जिसकी कहानी हर घर में गूंज रही थी। उसकी शांति के 14 मिनट जो कभी गांव वालों के लिए मजाक का विषय थे, अब एक प्रेरणा बन चुके थे। दूर दूर के गांवों से लोग रमेश से मिलने आने लगे, कुछ उसकी कहानी सुनने तो कुछ उससे यह जानने की आखिर वह 14 मिनट की शांति में ऐसा क्या करता था जो चमत्कार ला सकता था। रमेश हर बार एक ही जवाब देता, यह शांति मेरी आस्था थी। मैंने हर दिन 14 मिनट भगवान को दिए और उन्होंने मुझे 7 करोड़ की बरसात दी। उसकी बातें साधारण थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव में अब हर सुबह एक नया माहौल था। लोग जो पहले सूरज उगने के साथ खेतों में मेहनत के लिए निकलते थे, अब कुछ पल शांति में बिताने लगे। कोई मंदिर जाता और घंटियां बजाकर अपनी प्रार्थना करता, तो कोई अपने खेत में बैठकर ध्यान लगाता। रमेश की शांति अब केवल उसकी नहीं थी, यह गांव की सामूहिक शांति बन चुकी थी। गांव के बुजुर्ग जो पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। रमेश ने आसमान से बात की थी, वे कहते, और आसमान ने उसकी सुन ली। रमेश का मानना था कि यह शांति ही थी जिसने उसे वह हिम्मत दी थी जो सूखे के काले बादलों को हटा सकती थी। कंपनी के निवेश ने गांव को नई जिंदगी दी। खेतों में अब गेहूं, धान और सब्जियों की फसलें लहलहाने लगीं। जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां अब हरे भरे खेत मुस्कुराते थे। गांव में एक नया स्कूल बन रहा था, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रमेश की कहानी भी सीखते थे। एक छोटा सा अस्पताल भी खुल गया, जहां बीमारों को अब शहर जाने की जरूरत नहीं थी। कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कें बन गईं।
जो गांव को बाजारों से जोड़ रही थीं। यह सब उस एक बारिश का परिणाम था जिसे रमेश ने 7 करोड़ की बरसात कहा था। रमेश और सरिता की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वे अब अपने पुराने मिट्टी के झोपड़े को छोड़कर एक छोटे से पक्के मकान में रहने लगे थे। मकान सादा था, लेकिन उसमें वह सारी सुख सुविधाएं थीं जिनका सपना सरिता ने कभी नहीं देखा था। रमेश का चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वह हर सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता जहां वह वर्षों से अपनी शांति के 14 मिनट बिताता था। वह खड़ा होता, आंखें बंद करता और हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता। यह उसके लिए केवल एक आदत नहीं थी, यह उसकी आत्मा का हिस्सा थी। सरिता, जो पहले उसकी इस आदत पर हंसा करती थी, अब उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। वह अब रमेश के साथ खेत में जाती और उसके बगल में खड़ी होकर उन 14 मिनटों में शामिल होती। उसने महसूस किया था कि रमेश की शांति ने न केवल खेतों को बल्कि उनकी जिंदगी को भी हरा कर दिया था। एक सुबह जब वे दोनों खेत में खड़े थे, सरिता ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी शांति ने मुझे भी शांति दी। रमेश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में ही सब कुछ था। गांव के बच्चे रमेश को अब शांति वाला अंकल कहने लगे थे। जब वे स्कूल से लौटते तो रमेश को खेत में खड़ा देखकर दौड़कर उसके पास जाते। शांति वाला अंकल, आज आपने आसमान से क्या कहा? वे मासूमियत से पूछते। रमेश हंसता और कहता, मैंने आसमान से कहा कि मेरे गांव को और हरा कर दे। बच्चे उसकी बातों पर हंसते, लेकिन उनके छोटे छोटे दिलों में रमेश की कहानी बस रही थी। रमेश की कहानी ने न केवल गांव को बदला, बल्कि लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। गांव अब केवल एक जगह नहीं था, यह एक जीवित कहानी थी जो हर आने वाले यात्री को प्रेरित करती थी। लोग रमेश से मिलने आते और उससे पूछते, आपने यह कैसे किया? रमेश का जवाब हमेशा एक ही होता, शांति ने मुझे रास्ता दिखाया। उसकी यह बात सुनकर लोग चुप हो जाते, क्योंकि वे समझते थे कि रमेश की शांति कोई साधारण चीज नहीं थी। यह एक ऐसी ताकत थी जो बंजर खेतों को हरा कर सकती थी, निराशा को उम्मीद में बदल सकती थी। गांव की हवा में अब बारिश की खुशबू थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वहां आस्था और विश्वास की खुशबू थी। रमेश की 14 मिनट की शांति ने न केवल खेतों को सींचा, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को एक नई दिशा दी। और इस तरह वह गांव जो कभी सूखे की मार में डूबा था, अब रमेश की शांति की बरसात में चमक रहा था। समय बीतता गया और रमेश की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते, उसकी शांति के 14 मिनट का राज जानने की कोशिश करते। रमेश हमेशा यही कहता, शांति में ताकत होती है। जब आप शांत होते हैं तो आपका मन साफ होता है, और साफ मन से लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। उसकी बातें सुनकर लोग हैरान होते, लेकिन उसकी जिंदगी इसका जीता जागता सबूत थी। एक दिन एक पत्रकार ने रमेश का इंटरव्यू लिया। उसने पूछा, रमेश जी, क्या आप मानते हैं कि आपकी शांति ने यह चमत्कार किया? रमेश ने जवाब दिया, चमत्कार भगवान करते हैं, लेकिन शांति हमें उनके करीब ले जाती है। मेरे 14 मिनट ने मुझे धैर्य सिखाया और धैर्य ने मुझे यह बरसात दी। उसकी बातें सुनकर पत्रकार चुप हो गया। रमेश की सादगी और उसकी आस्था ने उसे भी प्रभावित कर दिया। गांव अब सूखे की मार से मुक्त था। खेत हरे भरे थे और गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान थी। रमेश की शांति अब केवल उसकी नहीं थी, यह पूरे गांव की शांति बन चुकी थी। हर सुबह जब सूरज उगता, गांव में एक सामूहिक शांति का माहौल होता। लोग अपने काम शुरू करने से पहले कुछ पल शांति में बिताते। यह रमेश की दी हुई सीख थी। वर्षों बाद समय ने जैसे रमेश के चेहरे पर अपनी कहानी लिख दी थी। उसकी कमर झुक चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और उसकी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक वही थी, वही आस्था, वही विश्वास जो कभी सूखे की मार में भी नहीं डगमगाया था। रमेश अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी जवान किसान का था जो हर सुबह अपने खेत में जाकर आसमान से बातें करता था। उसका गांव जो कभी धूल और निराशा का पर्याय था, अब एक समृद्ध कस्बे में बदल चुका था। गंदे कच्चे रास्ते अब पक्की सड़कों में तब्दील हो चुके थे।
जहां कभी सूखे तालाब थे, वहां अब बच्चों की हंसी गूंजती थी जो नए बने पार्क में खेलते थे। रमेश के खेत, जो कभी बंजर मिट्टी का ढेर थे, अब एक विशाल फार्म हाउस का हिस्सा थे। वहां आधुनिक तकनीकों से खेती होती थी। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनें। गांव के लोग अब केवल किसान नहीं थे, वे उद्यमी बन चुके थे जो अपनी फसलों को दूर दूर के बाजारों में बेचते थे। यह सब रमेश की उस 14 मिनट की शांति का परिणाम था, जिसने न केवल बारिश लाई बल्कि गांव की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रमेश की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान को छूती थीं, अपने खेत की ओर बढ़ता। वहां उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वह 14 मिनट की शांति में डूब जाता। यह उसका तीर्थ था, उसकी आत्मा का मंदिर, जहां वह प्रकृति और अपने मन से संवाद करता था। एक दिन उसका पोता अर्जुन, जो अब शहर में एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता था, गांव आया। अर्जुन एक आधुनिक युवा था जिसके लिए गांव की कहानियां किसी परिकथा से कम नहीं थीं। उसने अपने दादाजी को खेत में खड़ा देखा, आंखें बंद, हवा को चेहरे पर महसूस करते हुए। अर्जुन को यह सब अजीब लगा। वह अपने दादाजी के पास गया और उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आप अब भी यह 14 मिनट क्यों बिताते हैं? अब तो सब कुछ है, पैसा, खेत, सम्मान। गांव तो अब कस्बा बन चुका है, फिर यह रोज का रिचुअल क्यों? रमेश ने अपनी आंखें खोलीं और अपने पोते की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी, जैसे कोई साधु अपने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला हो। बेटा, रमेश ने धीरे से कहा, यह 14 मिनट मेरी आत्मा का भोजन है। इन्होंने मुझे सिखाया कि शांति के बिना कोई बरसात पूरी नहीं होती। यह शांति मुझे मेरे सपनों से जोड़े रखती है। पैसा, खेत, सम्मान, ये सब तो बाहर की चीजें हैं, लेकिन यह 14 मिनट मेरे अंदर की दुनिया को जीवित रखते हैं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। वह शहर की भाग दौड़ में जीने वाला लड़का था, जहां हर पल कुछ न कुछ करने की जल्दी थी। लेकिन अपने दादाजी की बातों में उसे एक ऐसी गहराई महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। रमेश ने आगे कहा, जब मैं इन 14 मिनट में खड़ा होता हूं तो मैं केवल आसमान से बात नहीं करता। मैं अपने आप से, अपने डर से, अपनी उम्मीदों से बात करता हूं। यह शांति मुझे सिखाती है कि हर तूफान के पहले एक सन्नाटा होता है और हर सन्नाटे में एक तूफान छिपा होता है। उस रात जब रमेश अपने छोटे से पक्के मकान में सोया तो उसने एक सपना देखा। सपने में आसमान फिर से काले बादलों से भर गया था और उसमें से 7 करोड़ की बरसात हो रही थी। लेकिन इस बार यह बारिश केवल पानी की नहीं थी, यह आशा की बूंदें थीं, विश्वास के मोती थे और शांति की लहरें थीं। रमेश ने देखा कि यह बारिश न केवल उसके खेतों को सींच रही थी, बल्कि हर उस दिल को तृप्त कर रही थी जो कभी निराशा में डूबा था। वह सपने में मुस्कुराया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी शांति ने यह सब संभव किया था। सुबह जब वह जगा तो उसने अपने पोते को बुलाया और कहा, अर्जुन, यह गांव, यह खेत, यह समृद्धि, यह सब मेरी शांति का फल है। लेकिन असली धन वह शांति है जो मैंने अपने मन में पाई। अर्जुन ने अपने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और पहली बार उसने अपने फोन को एक तरफ रखकर खेत की ओर देखा। उसने महसूस किया कि शायद यह 14 मिनट की शांति ही वह रहस्य है जो उसके दादाजी को इतना अडिग बनाए रखता था। रमेश की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि कैसे एक साधारण किसान ने अपनी शांति के 14 मिनट से न केवल अपने खेतों को हरा किया, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। शिक्षक बच्चों को बताते कि रमेश की शांति कोई जादू नहीं थी, यह एक सबक था, धैर्य, आस्था और विश्वास का सबक। गांव के बाहर अब एक छोटा सा स्मारक बन चुका था, जहां लिखा था, 14 मिनट की शांति, 7 करोड़ की बरसात। यह स्मारक केवल रमेश की कहानी नहीं बताता था, यह हर उस इंसान को प्रेरित करता था जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। रमेश अब भी हर सुबह अपने खेत में जाता था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही मजबूत थी।
वह जानता था कि उसकी शांति ने न केवल उसके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रास्ता बनाया था। और इस तरह रमेश की 14 मिनट की शांति ने 7 करोड़ की बरसात को अमर कर दिया, जो न केवल खेतों में बल्कि दिलों में भी बरस रही थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने किसी खास के साथ शेयर करना मत भूलना। अगला मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।